आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बर्मा में जो बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हुआ उसके पीछे की कैसे ऐतिहासिक पार्श्वभूमि रही, इसे हम इतिहास के पन्नों से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में हमने पिछली कड़ी में देखा कि चपटा श्रामणेर, इतिहास में इनका यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से वे इतिहास में प्रसिद्ध है। तो चपटा श्रामणेर का सिंहल में जाकर उपसंपन्न होना ये बर्मा के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ईस्वी सन 1181-82 की बात है जब चपटा श्रामणेर जो सिंहल में उपसंपन्न हुआ वो अपने 4 साथियों के साथ पैगान लौटा और सिंहल निकाय के होने के कारण चपटा ने अभिमान पूर्वक दूसरे भिक्षुओं के साथ विनय कर्म करने से इनकार किया, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ मानने लगे थे, क्योंकि ये सिंहल से उपसंपन्न होकर आए थे। तो इसके चपटा के लौटने के साथ साथ बर्मा में सिंहल निकाय और वहाँ का जो ब्रह्म संघ है, जो नाग के, इसके 2 संघ बने। तो इस तरह से एक जो सिंहल का संप्रदाय था, मतलब सिंहल का जो स्कूल था वो स्कूल, और जो बर्मा में चला रहा था वो स्कूल, ऐसे 2 स्कूल वहाँ पर बन गए। नरपति सिद्धू राजा के मरने के बाद, ये 1210 ईस्वी की बात, तो इसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी हत्तिलो मितेल, इसने बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के नमूने पर पैगान में एक मंदिर बनाया। जो जिस तरह का महाबोधि महाविहार बोध गया में बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही एक विहार उन्होंने पैगान में बनाया। और उसके पश्चात उसके पुत्र क्यास्वा, जिनका कार्यकाल 1234 से 1250 तक रहा, इन्होंने राजगद्दी संभाली। और क्यास्वा का पौत्र नरत्तिहमपते ये गद्दी पर बैठा। इस वंश का अंतिम राजा बड़ा क्रूर था और इसी समय कुबलाई खान की सेना ने पैगान पर अधिकार कर लिया। कुबलाई की बात हमने आपको बताई थी आज की बात में ही। इन्होंने भी पैगान पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अब ये 12वीं-13वीं सदी में अन्य वस्तुओं के समान दासों का भी विहार को दान दिया जाता था। दास भी उस समय दान में दिए जाते थे, दासों को इधर से उधर पहुंचाया जाता था। और ऐसे ही कभी कभी सारा परिवार भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर अपने विहार का अपने आप को दास मान लेता था। तो इस तरह से सेवक भी इधर उधर, और ये कोई परिवार अपने आप को विहार का दास बना लेता था और वो अपनी सारी संपत्ति विहार के लिए दान देकर वो अपने जीवन को न्यौछावर कर देता था विहार की सेवा में। इन दासों में कई प्रकार के लोग होते थे, जिनमें कोई चित्रकार होते थे, कलाकार होते थे, लेखक, नर्तक, गायक, संगीतकार, रसोइये आदि, ये सब होते थे। एक शिलालेख में दान दिए हुए दासों के कर्तव्यों के बारे में लिखा है। एक शिलालेख ऐसा भी मिला है यहाँ कि जो दान में दिए गए जो दास हैं उनके कर्तव्यों के बारे में इसे लिखा गया है। उसमें लिखा है कि ये सारे दास इसलिए दिए गए हैं कि वे भिक्षुओं के हाथ पैर धोएं, उनके नहाने के लिए जल निकालें, भोजन पकाएं, बुहारें और कूड़ा करकट फेंकें। इसी प्रकार 15वीं-16वीं शताब्दी में सिंहल विहारों में भी इस तरह के सेवा कार्य के लिए दास दासियां रहती थी, जिन्हें विहार दास या विहार दासी कहते थे। ये विहार के लिए ही इनका समर्पण हुआ करता था, जो विहार की सेवा में रहते थे। ये परंपरा आज भी बहुत सारे धार्मिक स्थलों में मिलती है। 19वीं सदी के प्रथम भाग तक भारत में भी दास दासियों का क्रय विक्रय होता रहा। जेम्स फ्रेजर 1815 में पश्चिमी हिमालय में भ्रमण करके उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, जेम्स फ्रेजर ने, और जो 1820 में छपी लंदन में। उसमें वे लिखते हैं कि यहाँ की स्त्रियां बहुत सुंदर होती है, इसलिए बाजार में यहाँ के दासियों की बहुत मांग है। यहाँ जो 8-10 रुपये में 20-25 तक खरीदी जाती है
और वे पहाड़ के नीचे से जाकर 150 से 200 रुपये में बिक जाती हैं। मतलब स्त्रियों का इस तरह से दास दासियों के रूप में बेचने का व्यापार, मतलब जिसको सामान्य रूप से मानव तस्करी कहा जाए, ये उस वक्त भी चलता रहा। कुबीले खान के सामंत मंगो ने पन्निया यानी कि विजयपुर को अपनी राजधानी बनाया और फिर 1212 में रतनपुर में शासन शुरू किया। यह घुमंतु जाति बहुत दिनों तक बर्मी के सांस्कृतिक वायुमंडल से अछूती नहीं रह सकी और उनका राजा थोरथू एक पीढ़ी बीतते बीतते बौद्ध बन गया और नरथिह पते राजा की कन्या भी नौसाहुक्या वस्वान की रानी थी। उसके बाद थेथु की रानी बनी। वह पैगान के लूटे हुए वैभव के बारे में खेद प्रकट करती हुई अपने एक शिलालेख में उसने लिखवाई है ये सारी बातें। वो लिखती है कि इस पगान भूमि का ये नाम इसलिए पड़ा कि यह भूमियों में सबसे सुंदर और प्रिय है और इसे अरिमर्दन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग शत्रु विजयी योद्धा है। अरिमर्दन यानी कि शत्रु विजयी योद्धा के लिए अरिमर्दन ये नाम कहा जाता है और इसका नाम भयोत्पादक भी है। यहाँ के लोग भय और दुख से मुक्त है और सर्व शिल्प चतुर एवं धनी है। इसलिए पैगान की ये जो पहचान ये शिलालेख पर लिखी गई है। धन धान्य से पूर्ण इस देश में उपयोगी चीजें भरी पड़ी है। सचमुच देवभूमि से भी अधिक ये भूमि कमनीय है। ये यशस्वी देश है और इसके निवासी अपने ऐश्वर्य और प्रताप के लिए प्रसिद्ध है। जिस विहार को उन्होंने बनवाया वह राजधानी की पूर्व दिशा में है। तो इस तरह से ये वर्णन पैगान का इसमें मिलता है। देखिए, तेलंग ने शानों को सभ्य बनाया और अब पैगानवासी उन्हीं शानों के हाथों में थे। विजेता थेथु ने भी बौद्ध धर्म में का जो थेरवाद है उसे स्वीकारा था और उसने पिन्या को अपनी राजधानी बनाया था। पिन्या में धीरे धीरे कितने ही विहार बन गए और उनमें हजारों भिक्षु रहने लगे। हम इस पूरी कड़ी में अगर समझने का प्रयास करें, देखते हैं कि यहाँ स्थविरवाद और थेरवाद ये दोनों बारी बारी आते जाते रहे हैं और इस तरह बर्मा भी अपने आप को बुद्धिज़्म में विकसित करता चला गया है और बुद्धिज़्म इस तरह से बर्मा में मजबूत रूप से भी स्थापित होता चला गया। अब आगे की बात आपको बताएंगे अगली कड़ी में। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी जब हम धम्मचेती और बर्मा का जो संबंध है और बर्मा में बुद्धिज़्म के विकास की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।